हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 10 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्शन प्लान 2021 रिलीज्ड फॉर ऑल स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो गाइस, क्या हुआ है, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं उसके लिए एक एक्शन प्लान को क्या किया, रिलीज़ किया गया। देखो, एक्शन प्लान को रिलीज़ करने का एम क्या होता है कि हम क्या करेंगे, कुछ टारगेट सेट करेंगे जो कौन कौन अचीव करेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो अचीव करेगा, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, या जो भी एनजीओज उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब क्या करेंगे, कुछ टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्कीम स्टार्ट करते हैं। जितनी भी स्कीम्स हैं इसे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, फ्री कोचिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो आप कब समझ ही गए होंगे इसमें हम क्या करना है। जो शेड्यूल कास्ट या जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करती है। मेनली क्या होता है, 60:40 में होती है, या फिर क्या होती है 90:10 में होती है, मेनली नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स के लिए। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या करेंगे, गुड क्वालिटी कोचिंग है प्रोवाइड करेंगे हम किन बच्चों को, जो एससी और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एलिजिबल जो भी बच्चे होंगे एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को, वो असिस्टेंस ले सकते हैं जो भी इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी। तो इसमें क्या आएंगे, जिन भी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलेगा उन्हें क्या करा जाएगा, एडमिशन मिलने के बाद उन्हें एक स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ी है उसको पे कर सकते हैं, और साथ में जो उनके रोज़मर्रा के खर्चे हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो पहले एनुअली जो शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए जो सीट्स रिजर्व थी वो 1500 सीट्स थी, अभी उन्हें भी एक्सपेंड करके कितना कर दिया, 4200 सीट्स कर दी हैं। इसमें क्या कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंक्लूड हैं, जैसे IITs, NITs और जो टॉप NIRF इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें ऐड है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से इसके अंडर क्या होएगा, हम मेनली क्या करेंगे, विलेजेस को क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेंगे। अब किन विलेजेस को हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेंगे, जिन विलेजेस की पॉपुलेशन 500 से कम है, और साथ में वहाँ उन विलेजेस में जो पॉपुलेशन है वो मेनली शेड्यूल कास्ट की है, 50% पर्सन है वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की है, उन विलेजेस को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट वे में डेवलप करेंगे। अभी क्या है, इन विलेजेस को इनको बढ़ा दिया है जिनको हमने डेवलपमेंट करना है। पहले स्कीम के अंडर हमने सिर्फ 3584 जो विलेजेस हैं उन्हें डेवलप करना था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया है, वो 13,199 विलेजेस हैं उन्हें हम डेवलप करेंगे। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स। तो गाइस, इसमें आप समझ ही गए होंगे, मेनली जो भिखारी होते हैं उन्हें हमें रिहेबिलिट करना है। तो ये कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम है। कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम मतलब कि बहुत कुछ कवर है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो बेगर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें रिहेबिलिट करेंगे, फिर हम उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करेंगे उन बेगर्स की, ताकि किसकी सपोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से या फिर जो कि लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं उनके सपोर्ट से हम क्या करेंगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है मेनली किस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाएगा, मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को फिलहाल 10 पायलट सिटीज़ में क्या करा जाएगा, रन किया जाएगा। 10 पायलट सिटीज़ का मतलब यही है कि पायलट वे मतलब कि भी स्मॉल वे में हम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहेगा तो फिर इसे और सिटीज़ में क्या करेंगे, एक्सपेंड किया जाएगा। स्वच्छता उद्यमी योजना। तो ये जो स्वच्छता उद्यमी योजना है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है। इसका एम यही है कि हमने क्या करना है, जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है उसे प्रमोट करना है। मतलब कि अभी क्या है, मैनुअल क्लीनिंग होती है जिस वजह से काफ़ी जो मतलब कि वर्कर्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है उसे प्रमोट करेंगे। ठीक है, वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना, विश्वास योजना। देखो, इसमें मेनली क्या करेंगे, जो शेड्यूल कास्ट या जो ओबीसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, वो बैंक लोन्स ले सकते हैं और उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन मिला जाएगा 5% का। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो उनको लोन मिलता है तो उसमें क्या होता है, छूट दी जाती है। अगर उन्हें 6% के इंटरेस्ट पे मिल रहा है, अगर उन्हें बोलता है कि 5% उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, मतलब कि उन्हें सिर्फ 1% के इंटरेस्ट पे उन्हें क्या मिला जा रहा है, लोन मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब आपको मैंने बता दिया, जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें जो बैंक लोन्स मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन कितने पे, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन पे। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो गाइस, ये तो आप रोज़ रिया चक्रवर्ती को इतना सुन रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, जो लोग ड्रग एब्यूज़ से ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टेड हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। एम्स एट रिडक्शन ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग एब्यूज़
करना है, जो रिड्यूस करना है एडवर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग एब्यूज़। हम इसमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोगों को एजुकेट करेंगे, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र चलाएंगे और हम जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो उनके फैमिलीज़ हैं हम उन्हें क्या करेंगे, रिहेबिलेट करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान ये भी 2020-21 के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 272 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं ड्रग एब्यूज़ में, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी। देखो इसमें क्या है, देखो मैट्रिक मेनली 10th क्लास के बाद होता है, कहीं जो बच्चे होते हैं वो 10th क्लास के बाद अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम मेनली क्या जो शेड्यूल कास्ट है, जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या है वो अपनी स्टडीज़ को, एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँ 10th क्लास के बाद भी, मतलब पोस्ट मैट्रिकुलेशन के बाद भी या फिर पोस्ट सेकेंडरी लेवल के बाद भी क्या है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें और कंटिन्यू कर सकें। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, देखो नाम से समझ में आ रहा है, देखो इस प्लान में क्या होगा, मेनली जो सीनियर सिटीजन्स की जो 4 टॉप नीड्स होती हैं हम उन्हें उनका ख्याल रखेंगे। जैसे एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी बनी रहे, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ केयर जैसे मेडिसिन वगैरह जो उनको टाइम पे चाहिए वो उनको मिलती रहे, और साथ में जो ह्यूमन अट्रैक्शन जो उनकी लाइफ ऑफ डिग्निटी है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एटलीस्ट हम 1 सीनियर सिटीजन होम को क्या करेंगे, इस साल क्या करेंगे, ये प्लान उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नेशनल हेल्पलाइन भी सेटअप करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो क्या करेगा सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ को क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सीनियर सिटीजन्स के, वहाँ पे डे केयर सेंटर को भी क्या करा जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है। जैसे क्रंचेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं बच्चों की डे केयर करते हैं, तो उसी तरह क्या होगा, ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी डे केयर सेंटर्स खोला जाएगा, उन्हें रिस्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राईलेटरल डायलॉग हेल्ड। तो अभी क्या है, पहली बार क्या है जो ट्राईलेटरल डायलॉग है किसके, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का हेल्ड किया गया। देखो ऑफकोर्स इसका जो डायलॉग है उसका फोकस किस पे था, देखो पहली बात इसको एनुअली रखा जाएगा, लेकिन ये पहला था अभी, ठीक है। इसका फोकस मेनली यही था कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से कोऑपरेशन को एनहेंस करें। देखो गाइस हमने इतनी बार पढ़ा है कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल रीजन है, तो इसलिए क्या है मेनली मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, इनकी कोऑपरेशन को एनहेंसमेंट के लिए एक बातचीत करती हैं और किस तरह से आपस में क्या किया जाए, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उन्हें बढ़ाया जाए, ठीक है, जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं, ठीक है। अभी आपको पता है इंडिया के क्वाड कंट्रीज़ का पार्ट है, जैसे क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन सी है हमने पहले भी पढ़ा है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसका तो इंडिया पार्ट है ही, लेकिन इसके अलावा इंडिया जो ट्राईलेटरल्स के भी पार्ट है, जैसे इंडिया यूएसए जापान हो गया, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया हो गया, इंडिया रशिया चाइना हो गया, ठीक है। तो अभी जो एक और नया ट्राईलेटरल है वो क्या, इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जिसका पहले जो डायलॉग था वो हेल्ड हुआ। देखो डायलॉग का क्या मतलब होता है, एक तरह से बातचीत करना है, कुछ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वही बात है। इस डायलॉग में मेनली क्या किया है, इन्फ्लुएंस रखा गया ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का। तो क्या ट्रैक 2 ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो इस ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में क्या होता है, जो मेनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हो रही है, मतलब कि इसमें क्या है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उनके साथ क्या करेगी, बातचीत करेगी। जो ट्रैक 1.5 इंटरेक्शन में क्या होता है, मेनली जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। ट्रैक 2 में क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो एनजीओज होते हैं, जो अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो लोग आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। एक ट्रैक 3 भी होती है, ट्रैक 3 डिस्कशंस में क्या होता है, मेनली आपस में जो पीपल टू पीपल है वो लोग इंटरेक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे की कंट्री के अंदर क्या होती है, मतलब कि इंटरेक्शन बढ़ती है, ठीक है। तो यही होता है, देखो हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में क्या होता है, ऑफिशियल डिप्लोमेसी होती है, मैंने आपको बता दिया, मेनली क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होती है। ट्रैक 1.5 में क्या होता है, मेनली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रैक 2 में क्या होता है, मेनली अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं, जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, जिसमें नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमने इस बातचीत में हमने किस लिए फोकस किया गया, मेनली ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी में, ठीक है। इस जो समिट हुई है या जो डायलॉग हुआ है इसमें क्या क्या बातचीत कही है, देखो सबसे पहले यही है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं या जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उन्हें क्या करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। साथ में जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जितने भी चैलेंजेस आए हैं उन्हें क्या करना है, कोऑपरेट करना है। हमें क्या करना है, मेनली जो मेराइन ग्लोबल जो हम कॉमनली शेयर कर रहे हैं उनमें कोऑपरेट करना है, जैसे ब्लू इकोनॉमी, मतलब कि जो भी मेराइन से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उस पर हमें फोकस करना है, कोऑपरेट करना है। मेराइन की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर फोकस करना है, और जो मेराइन पोल्यूशन है उस पर भी फोकस करना है और कोऑपरेट करना है, ठीक है। ट्राईलेटरल और रीजनल लेवल पे हमें कोऑपरेट करना है। साथ में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे एशियान हो गया, इंडियन ओशन एसोसिएशन हो गया या इंडियन ओशन कमीशन हो गया, यहाँ पे सब क्या करना है, कोऑपरेट करना है, ठीक है।
जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें क्या करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है और रिफॉर्म करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन है उन्हें एनहेंस करना है। तो गाइस आजकल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बूस्टअप करनी है, क्योंकि आपको पता है क्या है, चाइना कहीं ना कहीं कब्जा कर रहा है। इस वजह से क्या, अभी हमने स्टेट ऑफ मलक्का भी पढ़ा था, साउथ चाइना सी भी पढ़ा था। ठीक है, कल भी हमने एक वो थाईलैंड का कर प्रोजेक्ट पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, जो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसे भी एनहेंस करना है, ताकि हम क्या कर सकें, किस एरिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में कोई भी अगर डिज़ास्टर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करें, असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर सकें, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस करनी है और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब करना है। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि क्या क्या कोलेब्रेशन करिए इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या किया, $50 बिलियन का फ्रेंच से सबमरीन्स परचेज करी हैं, जो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप शो कर रही है सिक्योरिटी के रीजन में। फ्रांस ने अभी क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस में सपोर्ट किया है। जो आपको पता है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस हमने कल पढ़ा था ऑन द मार्जिन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट भी आपको पता है कि हमें क्या करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो अपने एमिशंस हैं उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, या फिर जो अपने मतलब कि डिग्री टेम्परेचर है, हमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ करना, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या किया, एक स्पेस एजेंसी को भी एस्टेब्लिश किया है, जिसको किसके साथ पार्टनरशिप करके, CNES जो रशिया का जो स्पेस एजेंसी है, फ्रांस का जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ पार्टनरशिप करके, और इसका इसरो भी एक मेजर ग्लोबल पार्टनर है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया में क्या है, कोऑपरेशन नज़र आ रही है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू प्रिपेयर विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेशन विद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो गाइस आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हमें क्या करना है, कुछ प्लान ऐसा बनाना है ताकि जो विलेज में जो पॉवर्टी है हम उसे रिड्यूस कर सकें और जो ग्राम पंचायत को डेवलप कर सकें, कुछ इस तरह के प्लान बनाने हैं। ठीक है, तो 2018-19 से हमने क्या करा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो किसके अंडर है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर है, उन्हें मैंडेट किया गया, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपने क्या करना है, एनुअली क्या है, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। किस प्रोसेस में, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और आपने प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान को प्रिपेयर करना है। इसमें क्या करते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो किसकी मेंबर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं, उन्हें अलाउ करते हैं कि आप क्या करें, आप इनके मेंबर बने, किसके अंदर, दीनदयाल अंत्योदय योजना के कारण, और जो भी आपकी डिमांड है वो आप रखें। ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और फिर जब हम जो अपनी डिमांड है उसको रखेंगे, उसके बाद जो हमने प्लान है हम सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे, ग्राम पंचायत को, जो फाइनली क्या करेगी, उस डिमांड को देखेगी। ठीक है, तो देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना का एम क्या है, ये आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। यही है कि हमें क्या करना है, जो अपनी रूरल पॉवर्टी है उसे रिड्यूस करना है। और हम रूरल पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, 10 से 12 करोड़ लोगों को हम क्या कर सकें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करवा सकें। ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड है कि वो क्या करेंगी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करेंगी फॉर इकोनॉमी, ताकि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो सकें और हर एक बंदे को सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज अवेलेबल विद डैम। ठीक है, जो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा किसके साथ, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, हर एक जो बंदे की जो डिमांड है हम उसे क्या कर सकें, इंक्लूड कर सकें। ठीक है, देखो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, हर एक सोसाइटी के हर एक बंदे को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, या उसकी डिमांड को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो यही है, हम इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, और हर एक बंदे की डिमांड को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। हम क्या कर सकें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम क्या कर सकें, डिमांड प्लान को डेवलप कर सकें। हम क्या करेंगे, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देखो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, वो भी एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसी तरह से और जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन पॉवर्टी रिडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये देखो यार, इसमें बात यही है कि जो भी आपकी डिमांड है आप उसे रखो, फिर उस डिमांड को क्या है, जो फिर ग्राम पंचायत है उसके सामने रखा जाएगा, फिर वो उस प्लान में क्या करेगी, उस डिमांड को ऐड करेगी। ठीक है, तो सिंपल यही है कि तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जाके पॉवर्टी है उसे रिड्यूस होगी, क्योंकि आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी होगी। ठीक है, तो इसमें यही है, जो भी डिमांड्स होंगी इसके अंदर उसे मेनली 5 मेजर कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया जाएगा। सोशल इंक्लूजन मतलब कि जो भी आप हर एक सोसाइटी के हर एक बंदे को इंक्लूड करना है। एंटाइटल मतलब कि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, या जो भी अगर स्कीम्स का जो फ़ायदा है उसे एंटाइटलमेंट देना है, लाइवलीहुड देनी है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ में रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं।
आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड ने अभी रिलीज़ करी है द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड लाइट फंड क्या है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। देखो जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये 2 साल में एक बार इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ये मेनली क्या स्टडी करती है कि प्लैनेट पे क्या ट्रेंड है, क्या बायोडाइवर्सिटी का क्या ट्रेंड है, क्या हेल्थ है, उसको क्या करती है, स्टडी करती है। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, देखो WWF क्या है, एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है इसका काम क्या है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना मेनली और एंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या देखा गया है कि 1970 से 2016 के बीच में क्या है, जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसमें 68% क्या है, कमी आई है। तो आप देख सकते हो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो लगातार घट रही है। 75% जो अर्थ का आइस एरिया, मतलब कि कितनी ज़्यादा आइस मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, जो 75% जो अर्थ का आइस फ्री लैंड सर्फेस है वो ऑलरेडी अल्टर्ड हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाता है जो फ्रेश वाटर स्पीसीज़ हैं उसमें से हर 3 स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ क्या है वो एक्सटिंक्शन की थ्रेट में है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 90% जो ग्लोबल वेटलैंड एरिया है वो ऑलरेडी लॉस हो चुका है सिंस जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सिंस 1700। जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस हुआ है वो कहाँ पे हुए, लैटिन अमेरिका में हुए। कितना हुआ है, वो भी 94%। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का लॉस हुआ है। इंडिया में नियरली जो 1/3 नेचुरल वाइल्डलैंड्स हैं वो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं। किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से और पोल्यूशन की वजह से पिछले 40 साल में। ठीक है, अब क्या है, बायोडाइवर्सिटी पे इतना इफेक्ट क्यों पड़ा है, तो कोई गाइस ये तो बहुत नॉर्मल आपको समझ में आ ही गया होगा। लैंड और सी यूज़ में आप किस तरह चेंज कर रहे हो। ठीक है, हैबिटेट लॉस कर रहे हो, डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, डिग्रेडेशन कर रहे हो, स्पीसीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, सिर्फ अपने मतलब की इकोनॉमी के लिए। इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं या डिजीजेस होती हैं पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। सुजेशन क्या है, सुजेशन यही है कि हम क्या कर सकते हैं, जो फूड प्रोडक्शन और जो कंजप्शन पैटर्न है उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से हम कुछ ऐसे मूवमेंट या स्कीम्स लेके आ सकते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। देखिए यार कितने क्लाइमेट्स निकले, जैसे पेरिस एग्रीमेंट निकला हो, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ही, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसे टैकल कर सकें। हम इन्वेस्टमेंट्स लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपनी नेचर को रिस्टोर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके। ठीक है, जैसे हम कितना सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो इसी तरह का हमें क्या करना है, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को ट्रांसफर करना है ताकि हम क्या कर सकें, अपने जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके सस्टेनेबल वे में। ठीक है, तो गाइस यही इस न्यूज़ में था। बाकी हम चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ में। इंडिया अंगोला फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग। तो गाइस जो अंगोला है, पहले मैं आपको बता दूं, ये वेस्ट कोस्ट, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में एक कंट्री है। तो दोनों साइड्स में क्या है, एक मतलब कि एग्रीमेंट हुआ है कि वो क्या करेंगे, जो अपनी ट्रेड रिलेशंस है उनमें डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई मैंने आपको पहली बात बहुत बार बताया, डाइवर्सिफाई का मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है, जो भी अगर हम 2 प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें डाइवर्सिफाई करके 10 प्रोडक्ट्स में क्या करना है, ट्रेड करना है। तो दोनों साइड्स ने एग्री किया कि वो अपने जो ट्रेड रिलेशन है उसे डाइवर्सिफाई करेंगे और स्पेशली किस पे कॉपरेट करेंगे, हेल्थ सेक्टर्स में, फार्मा सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटाइजेशन में क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। इंडिया क्या करेगा, जो भी अपनी एक्सपर्टाइज है, जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसे शेयर करेगा किसके साथ, एंगोला को, और उसकी हेल्प करेगा ताकि वो एंगोला भी इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई हो सके और एंगोला की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा किस वे में, पेट्रोलियम और डायमंड सेक्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो गाइस इसके बारे में तो आपको समझ पता ही होगा, जो प्लाज्मा थेरेपी है अभी क्या ICMR ने स्टडी करी है, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी करी है और उसने पाया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोविड-19 पेशेंट्स को हेल्प नहीं कर रही है। क्या कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसमें जो कोविड-19 पेशेंट्स है, जो जिसने रिकवर कर चुके हैं उसके ब्लड से हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को क्या करते हैं, जो दूसरा जो कोविड-19 पेशेंट है उसमें क्या करते हैं, उसकी बॉडी में उस ब्लड को क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी सीक्स टू ऑब्टेन प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 टू इंजेक्ट। ठीक है, दूसरे बंदे की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं टू द पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का। देखो गाइस आपको पता है ब्लड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और क्या होती है, ये प्लाज्मा होती है। ठीक है, और प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा के लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जिसमें ब्लड सेल्स कहते हैं फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसकी में एक्चुअली इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब भी हम क्या करते हैं, दूसरे पेशेंट में करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि उस जो वायरस है उससे लड़ सकें। ठीक है, तो इसका काम यही होता है। देखो ANIC अराइज, देखो अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज लोन। तो गाइस अभी आप इसको पढ़ के समझ ही गए होंगे इसमें क्या है। देखो ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। तो गाइस पिछले कुछ साल से जो अटल इनोवेशन मिशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो जरा आप याद रखना, जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया इस
प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसमें हम क्या करेंगे, जो रिसर्च एंड इनोवेशन है उसे प्रमोट करेंगे और जो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो MSMEs हैं, दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है हम उन्हें बढ़ा सकें। तो गाइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने से क्या होएगा कि ताकि हम और जो और कंट्रीज़ की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उन्हें टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इन स्टार्टअप्स को या इन MSMEs को क्या करेंगे, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 50 लाख रुपए तक की, ताकि क्या करेंगे, जो भी वो टेक्नोलॉजी बनाना चाहती हैं वो उनको स्पीडली वे में डेवलप कर सके, ठीक है। ये किस किस के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, इसरो के द्वारा, दैट इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ में इसमें 4 मिनिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और साथ में कुछ इंडस्ट्रीज भी इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। गाइस एशियन यूनिवर्सिटीज इंडिया, तो गाइस ये स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट जैनिज्म आपको पता है कि कितना ज़्यादा पेपर्स में रहता है और UPSC का फेवरेट टॉपिक भी है। तो गाइस ये जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, ये आपको पता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो कि 5th सेंचुरी BC में बनाई गई थी और फिलहाल ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे बुद्धिज़्म और हिंदू की जो माइथोलॉजीज़ हैं वो मतलब पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी से मेनली कौन कौन पढ़ा था, चाणक्य जी, चराका जी, पाणिनि, जीवाका, प्रश्नाजीत, ये सब कहते हैं यहाँ से पढ़े थे। नालंदा यूनिवर्सिटी देखो गई थी, अभी कहाँ पे है, बिहार में है। ये भी 5th सेंचुरी में बनाई गई थी, कब, कुमारगुप्ता के द्वारा से एस्टेब्लिश किया गया था। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली चाइना के जो पिलग्रिम थे ह्यून त्सांग, उन्होंने विजिट किया था और साथ में जो आइट सिंह एक स्कॉलर है उन्होंने भी विजिट किया था। बाकी यहाँ से कौन कौन से जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो पढ़ी हैं, जैसे नागार्जुना और आर्यभट्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो मेनली जो महायान बुद्धिज्म को क्या करती है, प्रीच करती है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी, किंग धर्मपाला, तो पाला डायनेस्टी के थे। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह आपको याद करना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, कुमारगुप्ता के द्वारा, उसी तरह जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, किंग धर्मपाला के द्वारा। ये मेनली क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। वज्रयान यहाँ पे जो सेक्शन था वो फ्लरिश हुआ था, ठीक है। हमने पढ़े नालंदा में कौन सा हुआ था, महायाना हुआ था। विक्रमशिला में कौन सा हुआ था, वज्रयान था। और वज्रयान किसको मानता था, मेनली जो जादू टोनों को, ठीक है। तांत्रिक टीचिंग यहाँ पे मेनली सिखाई जाती है, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये मैत्रेय किंग भतरका के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। कब, सौराष्ट्र गुजरात में है। कब की गई थी, इसको 600 AD या 1200 AD के बीच में से एग्जिस्ट किया गया था। तो यहाँ पे कौन से हीनियन बुद्धिज्म को मेनली क्या गया, लर्न किया जाता, ठीक है। तब हमने इसमें देखो नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये भी देख लिया कि ये महायान का है, ये वज्रयान का है और ये हीनयान का है। और इसे किसने, इसने कुमारगुप्ता ने है। इसमें ये कौन है, किंग धर्मपाला के द्वारा। और इसे किसके द्वारा किया गया है, मैत्रेय किंग भटरका के द्वारा, ठीक है। तो गाइस ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें याद रखना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने 10 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट कर दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।